Hello. Today we are starting civics chapter number 1 of class 8. civics का चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 8 का वो बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हिंदी में बोलते हैं संविधान. संविधान क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इट इज अ बंच ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द कंट्रीज. ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक रूल होते हैं जो किसी एक कंट्री को आगे बढ़ने में और उस कंट्री को गवर्न करने में, चलाने में, उस कंट्री को मैनेज करने में ये हेल्प आउट करते हैं. उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. हम एनसीईआरटी पे आते हैं और एनसीईआरटी पे हमको जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है गेम्स के लिए. जैसे हम बात करें यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट का दिया हुआ है. फुटबॉल और क्रिकेट या हम किसी अदर स्पोर्ट्स की भी बात करें तो उन स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं. उन रूल्स को तोड़कर हम गेम नहीं खेल सकते हैं. जैसे हम बात करें कि क्रिकेट में, तो क्रिकेट में ऑब्वियसली बात रहेगी हमको जो अगर बॉल अगर जंप करके जा रही है तो हम लोग उसको अगर वो टप्पे खा के जा रही है तो हम लोग 4 मानेंगे, डायरेक्ट जा रही है तो हम लोग 6 मानेंगे. इस पे हम लोग कोई डिस्प्यूट नहीं है. ये फंडामेंटल रूल्स हैं. हमको बैट से ही खेलना है. बॉल जो होती है वो एक प्रॉपर साइज की होती है, उतनी ही लेना है. भले से हम लोग गली क्रिकेट में कुछ भी खेल लें, वो प्लास्टिक की बॉल से खेल लें या रबड़ की बॉल से खेल लें या फिर कॉर्क की बॉल से खेल लें, जैसा हम करना है. पर ये फंडामेंटल रूल होता है कि बैट से ही खेला जाएगा क्रिकेट. या हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में हम लोग जानते हैं कि उसमें गोल ही होगा है और हमको फुटबॉल जो है उसको पैर से ही खेलना है, इसलिए उसको फुटबॉल बोल रहे हैं और उसको हमको गोल तक लेकर जाना है. तो ये कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिससे हम लोग को एनसीईआरटी में समझाया गया है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अब हम आते हैं, कुछ लाइंस भी बहुत अच्छी दी हुई है एनसीईआरटी में, तो हम उसको भी साथ साथ रीड आउट करते चलेंगे. पहला हमारा टॉपिक है उसमें, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है. इसमें हम बात करें तो इन सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूं मैं. टुडे फर्स्ट लाइन पे, टुडे मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड लाइन से, while all democratic countries. now what is democratic? democratic countries क्या होती हैं? ऐसी कंट्रीज जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट चूज करते हैं. हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग वोटिंग करते हैं और वोट करने के बाद फिर हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे हम उसको एमएलए बोले या एमपीज बोले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोले, हम उनको चूज करते हैं और वो हमारे लिए एमपीज जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं और जो एमएलए होते हैं वो चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं. तो हम लोग में डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक इसमें फ्रेज दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, बहुत अच्छी लाइन है वो, कि कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइकली टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो. हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कोई सी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, मतलब जहां लोगों के द्वारा, लोगों के लिए कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाएगा. इस पे हम अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन देखते हैं जिसमें बोला गया है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों में से ही एक व्यक्ति को चूज किया जाता है डेमोक्रेसी में. इसी में हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि इसमें हमको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे हमारे लिए पर्पसेस को सॉल्व करता है, बहुत सारे पर्पसेस हमको देता है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए. यहां हम पहला बात कर रहे हैं, इट लेस आउट सर्टेन आइडियल्स. वो हमको कुछ
सिद्धांत देता है, कुछ मौलिक चीजें बताता है, कुछ फंडामेंटल चीजें बताता है जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को या कंट्री को रन अप करने के लिए जरूरी होती है. दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. जिसमें एक ऐसी कंट्री बनाता है जिसमें हम एज अ सिटीजन उस कंट्री में रहने के लिए एस्पायर हो, मोटिवेट हो कि हाँ हमको इसी कंट्री में रहना है. ये मेन पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. होपफुली समझ में आ गया होगा. जैसे हम इंडिया के पर्सपेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, क्रीड्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे यहाँ. पर उसके बावजूद भी हमारा भारत एकजुट होकर रहता है. इसका मेन रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. वही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और हमने एडॉप्ट किया उस कॉन्स्टिट्यूशन को 26th ऑफ नवंबर 1949 को और इंप्लीमेंट कर दिया 26th ऑफ जनवरी 1950 को. अभी हम आगे और बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी कंट्री का वो आइडियल्स देता है. एक ब्लू वर्ड में लिखा हुआ है आइडियल्स वर्ड, दैट ऑल बिलीव इन द कंट्री शुड अपहोल्ड. एक ऐसे सैद्धांतिक चीजें देता है, एक ऐसे प्रिंसिपल्स देता है, सिद्धांत देता है, नियम देता है, रूल्स देता है जो कि सभी कंट्री के सिटीजन्स को मानना होते हैं. नाउ आगे हम देखते हैं. एक नेपाल की स्टोरी दी हुई है यहाँ पे. नेपाल की स्टोरी पे हम बात करें तो नेपाल की स्टोरी कुछ ऐसी है कि नेपाल में कई सालों तक स्ट्रगल चलता रहा. उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी आई. डेमोक्रेसी हम लोगों ने समझ लिया है, मतलब जहां सिटीजन्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को चूज करते हैं उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. तो पहले वहां पे मोनार्चिकल सिस्टम था. ना व्हाट इज मोनार्चिकल सिस्टम? मोनार्चिकल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम होता है जहां पे राजा जो होता है वो कंट्री को गवर्न करता है. मोनार्कियल सिस्टम में गवर्नमेंट जो होता है वो राजा की होती है और राजा ही उस चीज को सब कुछ देखता है. यहाँ 2-3 डेट्स दी हुई हैं, 2-3 ईयर्स दिए हुए हैं. पहला है 1990. 1990 में 1990 में नेपाल के लोगों ने स्ट्रगल करना, मूवमेंट करना स्टार्ट करे. उन्होंने जगह जगह बैनर्स लगाए, पोस्टर लगाए, मूवमेंट्स करे, मार्च निकाले, आंदोलन करे और 2002 तक ये लगभग 12 साल 1990 से लेकर 2002 तक उनके ये स्ट्रगल चलते रहे. इस स्ट्रगल के दौरान उनकी डिमांड थी कि नेपाल में डेमोक्रेसी आना चाहिए. वहां पे अब उनकी बातें सुनते हुए, कुछ थोड़े बहुत रूल्स मानते हुए और उन्होंने एक वीक डेमोक्रेसी वहां पे ला दी, जिसमें अब पूरी तरीके से वो हम बोल सकते हैं ना तो वो पूरी तरीके से मोनार्कियल सिस्टम रह गया था और ना ही वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी थी. वो उन दोनों के बीच का एक हो गया था, आधी डेमोक्रेसी आधा मोनार्कियल सिस्टम. वहां के जो राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने इस टाइप का सिस्टम ला दिया. जो पार्लियामेंट थी उन्होंने पार्लियामेंट बनाया. पार्लियामेंट बना के जो भी पार्लियामेंट रूल आउट करती, रूल बनाती, रूल मेकिंग करती, वो अल्टीमेटली राजा के पास जाता और राजा अगर उसको चाहता कि वो पास हो, वो रूल बने, तो ही वो रूल बनता था. ऐसा उन्होंने हाफ डेमोक्रेसी हाफ मोनार्चिकल सिस्टम स्टार्ट कर दिया. फिर और स्ट्रगल होना स्टार्ट हुए और 2007, अगेन हमको ईयर याद रखना, 2007 नेपाल adopted on interim constitution. Now what is interim constitution? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल सकते हैं, हिंदी वर्ड मीनिंग होता है अंतरिम. मतलब सिंपल बेसिस पे हम बात करें तो टेम्परेरी, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टेम्परेरी तौर पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 2007 में. और उसके बाद अब हम बात करें, एनसीईआरटी में हमारा पुराना दिया हुआ है, अब हम बात करें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड हो चुका है. चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा. इसी में एक वर्ड यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल
मतलब ऐसे रूल्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, रात में सोना, दिन में जागना, दिन में 2 बार खाना खाना, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल हैं, बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे रूल, इसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें सेकंड पर्पस। हमने पहला पर्पस पढ़ा कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना, एक ऐसे नियम बनना चाहिए देश में जिसमें लोग एस्पायर हो टू लिव इन दैट कंट्री। दूसरा हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम, इसको हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम मींस वहां उस कंट्री में चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शंस वगैरह कैसे होंगे, कौन व्यक्ति वोट डालेगा। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल सफरेज है इंडिया में। यूनिवर्सल सफरेज मतलब हम बात कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सफरेज फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एजुकेशन, जेंडर और एनी अदर थिंग, बस वो 18 साल का होना चाहिए और उसको अपने आप वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल सफरेज फ्रेंचाइजी। तो हमारे यहां पे इंडिया में हम बात करें तो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा है कि व्यक्ति जो है, सिटीजन जो है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करता है, इलेक्ट करता है, और उसके बाद वो आगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, वो लोग देखते हैं। नाउ आगे हम बात करें, इसी में यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहां हमको एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक स्टोरी दी हुई है, पर उससे पहले मैं कुछ स्टोरी बोर्ड पढ़ना चाहूंगा। स्टोरी बोर्ड हमारे इसमें दिया हुआ है। पहला, उसमें एक सुरेश नाम का लड़का है, टीचर है मिसेस राव, और एक अनिल नाम का लड़का है। एक क्लास की सिचुएशन है, उसमें क्लास का जो मॉनिटर रहता है सुरेश, वो थोड़ा सा बुली टाइप का है, वो लोगों को डर दिखाता रहता है कि मैं मॉनिटर हूं क्लास का। और वो एक दूसरा बच्चा जो रहता है, दूसरा स्टूडेंट जो रहता है अनिल, उसकी गलत कंप्लेंट कर देता है टीचर को, मिसेस राव को, कि ये आपकी एब्सेंस में मस्ती कर रहा था, बात कर रहा था और बहुत लाउडली बात कर रहा था। यहां हमको कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेज समझना है कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्लेंट करने पे क्या उसको सजा हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन यहां पे रेज किया गया है। इसमें हम समझें कि फंडामेंटल राइट्स में हर पर्सन को राइट टू इक्वलिटी दी गई है। उसी के नीचे अगर हम बात करें, वहां एक सिचुएशन दी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। हम लोगों ने क्लास 7th की बुक में ये चीज पढ़ी होगी स्टोरी, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो दलित थे, और दलित कम्युनिटी के बिलोंग करने के कारण उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। हालांकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट में हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट में हमको दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, जिसके हिसाब से हम रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी और दूसरे व्यक्ति से, इंडियन सिटीजन से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। द इक्वलिटी is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. Now, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टोरी बोर्ड की। ये बेसिकली समझाया गया है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में। इस स्टोरी बोर्ड में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्लास में जो बॉयज की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा है और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है। गर्ल्स डिमांड करती है कि हमको वॉलीबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलने की बात करती हैं, और
बॉयज जो डिमांड करते हैं वो क्रिकेट खेलने की डिमांड करते हैं, और चूंकि बॉयज की मेजोरिटी होती है तो उनको क्रिकेट की किट अलाउड कर दी जाती है, क्रिकेट खेलना अलाउड कर दिया जाता है। तब एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्लास में कम है, हमारी जो स्ट्रेंथ है क्लास में कम है, तो क्या हमको हमेशा मेजोरिटी बॉयज के हिसाब से ही स्पोर्ट्स खेलना होंगे स्पोर्ट्स पीरियड में? तो ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है। तीसरा पॉइंट भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है अबाउट द रिमोट, टीवी रिमोट। टीवी रिमोट में घर में जो टीवी होता है उसमें शाम के समय जब परिवार वाले बैठते हैं तो क्या चैनल देखी जाए, और उसमें अक्सर ब्रदर और सिस्टर की लड़ाई होती है, उसको उन्होंने डिपिक्ट किया है उसमें कि जो मेजोरिटी होती है वो बोल देता है कि हमको ये चीज देखना है और वही चीज उसमें प्ले होती है, और किसी दूसरे को कोई एक ऐसा होता है जिसको वो चीज नहीं देखना होती, उसको कुछ और देखना होता है, तो वो वहां पे प्ले नहीं हो पाता है। आगे हम बात करें, हमने 2 पॉइंट पढ़े। एक पहला पॉइंट हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कि एक ऐसे फंडामेंटल रूल्स होना चाहिए, ऐसा बंच ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसमें हमको कंट्री में रहने को एस्पायर हो। दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसी कंट्री बनाना चाहिए, ऐसे रूल्स उसमें बनाना चाहिए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा हो जो हमको एक परमानेंट गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो हमको प्रोवाइड करे। हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 साल तक गवर्नमेंट चलती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ, हमको खुद से ही बचाने के लिए। मतलब एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन से बचाने के लिए भी तो हमको रूल चाहिए होंगे। कोई ऐसा ना हो कि कोई हमारा ही कोई सिटीजन, हमारी ही कास्ट, हमारी ही क्रीड या डिफरेंट कास्ट या क्रीड का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच ना करे, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। इसके लिए भी हमको चाहिए है। अब कुछ अच्छी लाइंस दी हुई हैं इसमें, जैसे दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजंस ऑफ द माइट कुड हैव बीन एडवर्स अफेक्ट इन द लार्ज प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज बिलीव्स इन। एग्जाम्पल दिया है कि कई बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेती है कि माइनॉरिटी को वो मानना होता है। तो ऐसे इन चीज को, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। दूसरा इसमें बात किया गया है कि स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए। नाउ व्हाट इज डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप मतलब किसी एक व्यक्ति का तानाशाह बन जाना, मतलब वो एक ही व्यक्ति जो है वो कंट्री को रूल करे और वो अपनी मनमानी से ही काम करे, और उस कंट्री में इलेक्शंस वगैरह कुछ ना हो, पीपल्स वगैरह भी चूज उसको ना करें, और वो एक बार कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दे और उसके बाद वो हटे ही ना, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, और वो अपने मनमानी के डिसीजंस लेते रहे। तो डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अगेन एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउड दोज विंग्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने लेक्चर की शुरुआत में बात करी कि किसी भी स्पोर्ट्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं। हम क्रिकेट में गोल नहीं कर सकते और फुटबॉल में रन नहीं ले सकते हैं। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया तब उन्होंने उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे, उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉर्म करे, बनाए उसके कुछ प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल्स को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में है, इट डज नॉट अलाउ टू द इजी थ्रो द प्रोविजन दैट गारंटीड द राइट ऑफ सिटीजंस एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। इसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स को हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पोर्शन जिसमें सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं अबाउट देयर इक्वलिटी, देयर फ्रीडम्स, उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है कोई दूसरा कानून बनाकर। नाउ
अगेन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने वो ड्राफ्टिंग करी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो, और उनके साथ उनकी टीम ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करी थी। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सेकेंड वर्ड हमने यूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि जिस टीम ने, वो लगभग 300 लोगों की एक असेंबली थी, 300 लोगों की एक टीम थी जिसने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन्होंने 2 साल 11 महीने का लगभग समय लिया, हम 3 साल भी बोल सकते हैं मोटे तौर पर। तो 3 साल का उन्होंने समय लिया और 3 साल में उन्होंने ये डिस्कशन किया, कई बार मीटिंग्स हुई और कई बार मीटिंग्स में उन्होंने ये डिस्कस किया कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, उसमें क्या लैंग्वेज होना चाहिए से लेके उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। चलिए हम आगे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स में। की फीचर्स में हम बात करें तो इसकी हम लोग बैकग्राउंड पहले देखना चाहेंगे। तो हम सभी को पता है, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा था, उन्होंने हमको कॉन्कर करके रखा था और हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को उनसे आजादी मिली। इसी दौरान 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने स्टार्ट किया और बाद में वो पीरियोडिकली मिलती थी, उनकी मीटिंग्स होती थी वो 300 लोगों की, और उन सब ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। उन्होंने फील किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये चीज फील करी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या हम इंडिया के पर्सपेक्ट में अगर बात करें तो इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने कई सालों तक ब्रिटिशर्स से बहुत जुल्म सहे हैं। तो उसके लिए उनकी अथॉरिटी को उन्होंने बहुत रूल आउट किया उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर, और फ्री इंडिया में सभी को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के राइट्स होना चाहिए। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के राइट मींस उनको वोटिंग देने के राइट्स होना चाहिए। तो इंडिया वो कंट्री बनी, वो पहली कंट्री बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड होने के साथ ही, पहले 21 साल की एज थी, बाद में उसको 18 साल कर दिया गया। तो सभी को, जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे, उनको एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूल के हिसाब से, मतलब 21 साल की जब देश आजाद हुआ और बाद में उसको रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दिया गया। तो 18 इयर्स की अगर हम करंट में बात करें तो 18 इयर्स के बाद में कोई भी व्यक्ति, when one completes his age of 18 years, he can contribute to the elect the representative of the country, of their area, of their constituency. Constituency means एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। नाउ अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस वहां पढ़ना चाहूंगा। All these issues place in the mind of the member of the Constitution Assembly as they drafted the Constitution. ये सभी बातें जो थी कि हमको क्या क्या चीजें देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते समय, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करते समय, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करते समय, उन 3 साल के पीरियड में उनके माइंड में ये सब चल रहा था कि इंडियन व्यक्ति को क्या चीज चाहिए है और क्या चीज उनको देना चाहिए। They rose to the occasion to give this country a visionary document, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, इतना विजनरी था, इतना फ्यूचरिस्टिक था, इतना उन्होंने ध्यान में रख के बनाया कि आने वाली पीढ़ी भी, जो आगे आने वाली जनरेशन्स है, उनको भी वो गवर्न कर सके, उनके लिए भी वो रूल गलत ना हो, उनको भी ऐसा ना लगे कि नहीं है ये चीजें ओल्ड हैं। उन्होंने ऐसे रूल बनाए, इतने बढ़िया रूल बनाए कि आज हमारी कंट्री एक स्टेबल कंट्री है। आगे हम बात करें विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल
प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी क्रीड्स हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, और इन सभी लोगों को एक यूनिटी में इस्टेब्लिश करना, एक यूनिटी इस्टेब्लिश करना उनके बीच में, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। इरेडिकेटिंग मतलब हटा देना, उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमको उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे हमको समझ में आता है, उसके जो फ्रेम है उससे हमको समझ में आता है कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव इरेडिकेटिंग ऑफ द पॉवर्टी भी था। हम गवर्नमेंट की बात करें तो हर गवर्नमेंट जो होती है वो कोशिश करती है कि हमारे यहाँ से पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरीके से, मतलब उनको सोशल इकोनॉमिक, गरीबी तो खत्म हो ही, साथ ही साथ लोगों का, सोसाइटी का स्टेटस भी बढ़े, इंटेलेक्चुअल मतलब उनका जो बौद्धिक चीजें हैं उनका माइंड भी डेवलप हो, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस भी उनमें आए, साथ ही उनका सोसाइटिकल स्टेटस भी बढ़े, मान सम्मान भी बढ़े, और इकोनॉमिक, वो पैसे को भी मिले, मतलब उनको पैसे भी मिले। रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसी के साथ लोगों को एक रोल दिया जाए जिससे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। नाउ अब 5 फीचर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। पहला की फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मींस एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक ही कंट्री में एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो, एक से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं हो, एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। लेवल की गवर्नमेंट मतलब जैसे हम लोग इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ पहले लेवल की गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे लेवल की गवर्नमेंट है हमारी स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट में या हमारे गांव में है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत या फिर नगर पालिका। तो हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। इट मींस हमारे देश में एक से ज्यादा, हमारे देश में 3 टायर्स, टायर्स मींस होता है लेवल, तो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड है। नाउ सेकेंड हम बात करें, इसी पे हम लोग थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करें। इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, उसमें बहुत डिफरेंट जगह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश में हो जरूरी नहीं है कि वो भी महाराष्ट्र में भी हो, और वही रिक्वायरमेंट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में भी वही रिक्वायरमेंट हो। जो जम्मू कश्मीर में जरूरत हो जरूरी नहीं है कि वही चीज गुजरात में जरूरत हो, या वही चीज केरल या तमिलनाडु में जरूरत हो। गांव की भी बात करें तो हम किसी भी स्टेट की बात करें, उसके एक गांव में या एक सिटी में जो चीज की रिक्वायरमेंट है जरूरी नहीं है कि दूसरी सिटी में भी उसी चीज की रिक्वायरमेंट हो। तो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया को ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमको कई लेवल पे गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिससे उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल किया जा सके, और हमारे देश का न केवल सिटीज बल्कि गांव भी डेवलप्ड हों। इसलिए उन्होंने 3 लेवल गवर्नमेंट चूज किए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अगेन हम बात करें सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म, हमारे देश में पार्लियामेंट है, हम जो एमपीज चूज करते हैं, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो हम जब किसी सांसद को चूज करते हैं, वोटिंग करके हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट करने के बाद में वही सांसद जो हैं वो एक उन्हीं में से किसी एक सांसद को प्रधानमंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में चूज करते हैं, और वो सभी सांसद जो होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट में हमारे लिए, हमारे द्वारा चूज किए हुए व्यक्ति हमारे लिए रूल्स फ्रेम करते हैं।
हमारे यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट से ही लिए जाते हैं। इसी में हमको बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये हमने देख लिया है 18 साल की एज के बाद में वोटिंग देना फॉर ऑल सिटीजन्स। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट ये हम लोगों ने देख ही लिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमको रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया और हम लोगों ने उनको डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म में उनको भेजा और उन्होंने हमारे लिए रूल्स फ्रेम आउट करे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या समझाता है ये हमको? ये पावर को, कौन सी पावर? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया है। 3 ऑर्गन्स हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 ऑर्गन्स में बांटा हुआ है। पहला आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। दूसरा आ जाएगा लेजिस्लेटिव, और तीसरा आ जाएगा जुडिशरी। पहले हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। लैंग्वेज पहले हम पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि कानून को इंप्लीमेंट कराते हैं और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवाने के साथ ही उसको गवर्नमेंट को रन भी करते हैं, गवर्नमेंट को चलाने का काम भी करते हैं। इसमें हम लोग बात करें तो हमारे देश के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। या थोड़ा और हम डीप में समझें तो जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जब वो गवर्नमेंट बनती है, उनकी कैबिनेट वो भी एग्जीक्यूटिव में आती है, क्योंकि वो भी रूल्स को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे ही आते हैं। हालांकि उनके पास तीनों पावर्स हैं, पावर्स उनके पास तीनों हैं प्रेसिडेंट के पास, पर वो एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होते हैं वो। आगे हम बात करें एग्जीक्यूटिव में, सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका काम होता है, वो चाहे हम पुलिस की बात करें, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो जो भी ऑफिसर्स हैं उनका काम होता है कि जो लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाए हैं, लेजिस्लेटिव मतलब जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट असेंबली है, उन्होंने जो कानून बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट करें और गवर्नमेंट को स्मूथली रनिंग करें। सरकार को चलाना, सरकार के काम करवाना और कानून जो है उसको इंप्लीमेंट करवाना, मतलब लोग कानून फॉलो करें, इस बात को इंश्योर करवाना। तो हमारा एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, हम पुलिस की बात कर सकते हैं कि जो पुलिस होती है वो एग्जीक्यूटिव में आती है। और जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इंक्लूडिंग कलेक्टर्स और वो सभी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव की हम बात करें तो कानून बनाने का काम जो होता है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच करती है। पहले हम देखते हैं हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं। तो कानून बनने के लिए अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पे बात करें कि कोई कानून कैसे बनता है, तो पहले किसी कानून को ड्राफ्टिंग करी जाती है, उसकी लैंग्वेज ड्राफ्ट करी जाती है कि वो कानून कैसे बनेगा, कैसा होगा, उसको रीड आउट किया जाता है बार बार और उसको समझा जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग करी जाती है। ऐसा बोल सकते हैं कि वो रफ कॉपी उसकी बनाई जाती है। जब वो रफ कॉपी बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग उसकी हो जाती है, तो उसको पार्लियामेंट में
इन बोथ दी हाउसेस, वो चाहे पहले हम लोग लोकसभा में रखें या पहले राज्यसभा में रखें, किसी भी हाउस में, नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कि जिनको केवल पहले राज्यसभा में ही रखना होता है या पहले केवल लोकसभा में ही रखना होता है। बट हम नॉर्मल वे में बात करें कि दोनों हाउसेस से उसको बाय मेजोरिटी उसको पास करवाया जाता है। दोनों हाउस जब उसको मेजोरिटी से पास कर देते हैं तब वो प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जब वो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट में जब वो लेट डाउन रखा जाता है पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए, उससे पहले वो ड्राफ्ट कहलाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से जब वो पार्लियामेंट में आता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, या वो प्रेसिडेंट के पास तक गया है, तब तक वो बिल कहलाएगा। और जैसे ही इंडियन प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और वो उसमें एक डेट लिख देते हैं कि इस डेट से ये अप्लाइड हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उस डेट से वो एक्ट बन जाता है। तो पहले ड्राफ्ट, फिर बिल और फिर एक्ट। तो ये जो कानून बनाने का काम होता है, सेम प्रोसीजर स्टेट लेवल पे भी फॉलो की जाती है। जहां कुछ स्टेट ऐसी है जहां पे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ही हो जाता है और उसके बाद गवर्नर के पास साइन करने को चल जाता है। हालांकि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट की कंसर्न भी चाहिए होती है, पर हम उतना डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। तो हमने बात करी कि जो भी कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत कानून बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में उनको इंप्लीमेंट करवाया जाता है। और जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी मतलब हम लोग जानते हैं कोर्ट वगैरह, जुडिशरी में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जो कानून बनाया है उसको, लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है, अगर उसको वायलेट करते हैं, उसको ब्रीच करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो जुडिशरी उसको सजा देती है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कोई एक कानून है, उस कानून को लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारे जो सांसद और विधायक हैं उनका काम रहेगा कानून बनाना। विधायक जो रहेंगे वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सांसद, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो सब मिलके डिस्कशन करके एक कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम, उसको देश में लागू करने का काम जो रहेगा वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच करेगी। इनका काम केवल बनाना है, लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है। और अगर किसी ने उसका वायलेशन किया है, किसी ने उस कानून को नहीं माना है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको जजेस के सामने ले जाएगी, कोर्ट के सामने ले जाएगी, उस वायलेटर को, उस अपराधी को, और वो अपराधी को सजा देगी जुडिशरी। होपफुली आपको तीनों ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं। ये 3 पावर इसलिए सेपरेट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि कोई भी एक ब्रांच अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ये तीनों की पावर्स इक्वल होती हैं, हालांकि पावर्स अलग अलग हैं तीनों की पावर, बाकी वो इक्वल फुटिंग्स पर रहते हैं। और अगर किसी एक ब्रांच ने कोई पावर का मिसयूज करती है तो दूसरी ब्रांच उसको रोकने का काम करती है। यही हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इसका काम होता है प्रिवेंट करना, मतलब रोक लगाना। किसी एक ब्रांच ने, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी किसी एक ब्रांच ने अगर कोई वायलेशन का किया है अपनी पावर का, या अपनी पावर का मिसयूज किया है, तो उसको रोकने का भी काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारा फोर्थ की फीचर जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। वो राइट्स होते हैं जो कि हमसे कभी छीने नहीं जा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें हमारे करे जा सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, पर हम लोग अभी इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। हम लोग केवल सिंपल बेसिस पे उसको समझ रहे हैं। हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक एक करके हम समझते हैं क्या है ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट हम पहला पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार।
राइट टू इक्वलिटी इट मींस कि इंडिया में हर सिटीजन के लिए वो कानून के सामने इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून की नजर में हर सिटीजन, हर व्यक्ति एक समान है। किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, अगर वो सेम अपराध किसी दूसरे व्यक्ति ने किया होगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। इसी में हमको इक्वलिटी में ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, मेल और फीमेल में किसी भी तरीके से कानून हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है फर्स्ट। इसी में लास्ट लाइन दी है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है वो भी इसी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा एबोलिश्ड कर ली गई है, खत्म कर दी गई है। अब फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। नाउ सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम आजादी, आजादी का अधिकार, मतलब हमको हमारी बातें बोलने का अधिकार है। हमारी बातें हम लोग वर्ड्स में बोल सकते हैं, लिखकर बोल सकते हैं इन द रिटन फॉर्म, और एक्सप्रेशन कर सकते हैं इन क्रिएट, कुछ चीज क्रिएट करके, हमने कार्टून्स वगैरह बना के और समथिंग कुछ भी ड्रॉ करके हम हमारी चीजें जो है, हमारी बातें जो है वो बोल सकते हैं, उसकी हमको आजादी है। हालांकि राइट टू फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हम कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हैं जो कि भारत के खिलाफ हो, ठीक है, वो बोलना भी नहीं चाहिए हमें, वो भी उसमें है। इसी में हमको दिया गया है एक और राइट, जिसमें हमको प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस करने का भी राइट दिया गया है। प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, हम चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, वो हमारी मर्जी है। हम कोई सा भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई व्यक्ति हमको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। प्रताड़ित नहीं कर सकता, इट मींस कि कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेगा और फोर्स लेबर नहीं बनाएगा। मतलब किसी को फोर्स लेबर मींस किसी को अपने अंडर में रख लेना और उसको बगैर सैलरी दिए या बगैर उसके ऊपर अत्याचार करते हुए उससे कुछ भी काम करवाना, वो फोर्स लेबर वो भी नहीं करवा सकते हैं। इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, हमने कई बार किसी दुकानों पे देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चों से या 14 साल से नीचे के बच्चों से हमारे यहाँ मजदूरी नहीं करवाई जाती है। तो ये भी हमारा एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। अगेन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमको हमारे धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपागेट, प्रचार प्रसार करने का, अपनाने का और अपने धर्म को लोगों को प्रचार प्रसार करने का राइट है। हमारी भावनाएं धर्म के प्रति एक्सप्रेस करने का भी हमको राइट है, इसी फंडामेंटल राइट के अंडर में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल द माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी को दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होगी या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज होंगी। तो उनको, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना और उसको गवर्न करना, उसको रन करने का अधिकार होगा। क्यों? ताकि वो अपने कल्चर को, अपने जो या तो रिलीजियस उनकी माइनॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, सपोज करिए हम लोग लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी गांव में ही बोली जाती थी और अब वो लैंग्वेज बोलने वाले कम लोग बचे हैं, तो उस लैंग्वेज के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला जा सकता है ताकि उस लैंग्वेज को जिंदा रखा जा सके, उस लैंग्वेज को आगे भी सर्वाइवल करवाया जा सके। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फंडामेंटल राइट है
ये हमको बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर हमारे ऊपर के जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, अगर उसको किसी के द्वारा वायलेट किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा, स्टेट वर्ड को अभी हम समझेंगे जब हमारे 5 की फीचर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट वर्ड को समझेंगे। तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो ऊपर 5 फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनको अगर कोई ब्रीच करता है, कोई वायलेट करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और वहां जाके हमारे उन 5 फंडामेंटल राइट में से जिसको भी वायलेट किया गया है उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। होपफुली फंडामेंटल राइट समझ में आ गए होंगे। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया है यहां पे। अ सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगी, उसके लिए सभी धर्म एक समान होंगे। ये थ्योरी दी गई है वर्ल्ड, जो वर्ड दिया हुआ सेक्युलरिज्म में, इसका हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता में हमको ये बताया गया है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये बाद में ऐड करी गई थी। शुरुआत में जब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके बाद में आर्टिकल 51A जोड़ा गया और उसके थ्रू हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो करंटली हमारी हैं। ये हमको बताती है कि हमको हमारे जो राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट की जो पिक्चर्स हैं या जो नेशनल हीरोज हैं या नेशनल एम्बलम्स हैं, नेशनल फ्लैग है या राष्ट्रगान है, उन सबका हमको आदर करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। नाउ अब हम बात करते हैं वर्ड स्टेट की। सिविक्स हम जब भी पढ़ते हैं, कोई सी भी क्लास का पढ़ें, हमको एक वर्ड समझ में आता है स्टेट, और वो हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में, चैप्टर 1 में, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। उसको मैं रीड आउट करता हूं। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर. This does not refer to the state government. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from the government. The government is responsible for the administering the enforcing law. The government can change with the elections. The state, on the other hand, refers to the political institution that refers or represent a sovereign people who occupy the definite टेरिटरी। हम समझते हैं इसको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्टेट बोल रहे हैं या हम उसकी जगह अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट तो क्या होता है, हर बार चेंज हो जाती है। तो हम किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है या फिर रीइलेक्ट होके आ सकते हैं, वो जो भी हो, पर हर 5 साल में हमारे इंडिया में गवर्नमेंट चूज करी जाती है। तो यहां गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया, उन्होंने और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया है स्टेट। स्टेट मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि देश को चला रहा है या वो सोवेरियन है। सोवेरियन मतलब होता है इंडिपेंडेंट। एक सिंपल हम लोग समझ सकते हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट और सोवेरियन वर्ड में अंतर है। सोवेरियन मतलब होता है संप्रभुत्व या संप्रभुता। इसका मतलब यह है कि जिसके ऊपर कुछ ना हो। जैसे हम बात करें गॉड इज सोवेरियन, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। तो वैसे ही हम बात करें तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवेरियन, हमारे देश के ऊपर किसी का कब्जा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारे कंट्री में सबसे बड़ा जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर सोवेरियन डॉक्यूमेंट। तो वो हमारी सोवेरियन निटी को बता रहा है वर्ड स्टेट, एक फ्रीडम को, एक सोवेरिटी को। इसके अलावा कुछ ग्लोसरी भी दी हुई है, ग्लोसरी को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आर्बिट्री
आर्बिट्री मतलब क्या होता है? व्हेन नथिंग टू फिक्स एंड इज इंस्टीड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस। हम बात कर सकते हैं कि ऐसा डिसीजन, आर्बिट्री का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जो एक पक्ष को सुन के और ले लिया गया हो, जिसका कोई बेस ना हो, आर नॉट फिक्स्ड, और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस, उसका कोई बेस ना हो, ऐसा कोई डिसीजन लिया गया हो, एक पक्षीय, आर्बिट्री। आइडियल्स, ऐसे कोई परफेक्ट या एक्सीलेंट प्रिंसिपल्स, जो कि हमको बेसिक प्रिंसिपल्स जो यूज करना चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब हमारी आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई को हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, जिससे हमको आजादी मिली है, जिस स्ट्रगल के कारण। पॉलिटी, पॉलिटी मतलब होता है किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। नेक्स्ट वर्ड है सोवेरियन, अभी हमने समझा है, इंडिपेंडेंट पीपल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमने बात करी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है मानव तस्करी, मतलब किसी व्यक्ति को किडनैप करके और उसको दूसरे जगह पे ले जाके और सोल्ड आउट कर देना, या उसको और कुछ मार देना, या उसकी बाइंग और सेलिंग करना किसी पर्सन की, जो कि इलीगल है, और इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रेनी की बात करें तो द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। ट्रेनी, हमने इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं ट्रेनी का मतलब, ट्रेनी मतलब है TRANNY, TYRANNY, ट्रेनी। ट्रेनी का मतलब होता है कि किसी जो पावर दी गई है उसका मिसयूज ना करे कोई, द क्रूअल एंड अनजस्ट, इसके लिए ट्रेनी वर्ड का यूज किया गया है। द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, गलत यूज करना अपनी पावर का। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और थैंक यू।